एक विषय के रूप में कक्षा 11 की किताब है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। किताब का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट है, चैप्टर भी फर्स्ट है। भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में देखेंगे तो भूगोल के सहायक के तौर पर अगर देखा जाए तो भूगोल में इतिहास भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र भी पढ़ना है तो भी भूगोल का सहारा लेना पड़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ना है तो भी भूगोल का सहारा लेना पड़ता है ना। कहीं की राजनीति जाननी है तो भी आपको, राजनीतिक स्थिति जाननी है तो भी आपको भूगोल का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। इसी हिसाब से इसको देखेंगे, भूगोल क्यों पढ़ते हैं और भूगोल है क्या, भूगोल क्या है। उसके लिए अगर देखें जो प्रश्न भी पूछा गया है पेपर में, भू प्लस गोल, जियो प्लस ग्राफो, ग्राफोस। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, है ना। पृथ्वी पर क्योंकि कई प्रकार के उच्चावच भी पाए जाते हैं, अंतर होता उनमें, अन्य अन्य प्रकार के जो उच्चावच देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो विभिन्नता मिलती है, मिट्टी के मामले में, वनस्पति के मामले में, जीव जंतु के मामले में, उनकी बनावट के मामले में, जल की उपस्थिति के मामले में, जैव विविधता के मामले में, समुद्र की स्थिति के मामले में, ऐसी जो कुछ भी विविधताएं हैं उनको समझने के लिए हमें भूगोल की जरूरत पड़ती है ना। भूगोल के ही माध्यम से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर वो क्यों है, कहाँ पर वो नहीं हो सकता है, कहाँ पर कितनी पानी की उपलब्धता होगी, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी में ज़्यादा नमी की मात्रा हो सकती है, कौन सी मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है ना। सारी चीज़ें जानने के लिए भूगोल का सहारा लेना पड़ता है ना। भूगोल है पृथ्वी का वर्णन, और पढ़ते हम हैं उसको इसलिए कि ताकि हमको ये पता चले कि जो कुछ है, मतलब अगर पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है तो वो पहाड़ है क्यों भाई, पृथ्वी पर कहीं पठार है तो पठार क्यों है, समुद्र है तो वो क्यों है, झरना बना तो क्यों बना, घाटी है वो क्यों है, उस पर जो हवाएं चल रही, वहाँ का जो टेम्परेचर मौसम है, वहाँ की जो कल्चर्स हैं, उनके जो खान पान, पहनाव ओढ़ाव, वेशभूषा, रंग रूप, जो कुछ भी है वो सब क्यों है, उसके लिए भूगोल की जरूरत है ना। इतनी सारी चीजें हमको जरूर पता होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप विश्व और इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया, उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल की ही विषय वस्तु है। मानव और प्रकृति के बीच जो अंतर प्रक्रियात्मक संबंध है, उसके कारण, उसके परिणाम भी भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं भैया, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। मतलब हम पहाड़ पे हैं तो हमारा पहाड़ी जो वातावरण है वो हमको प्रभावित करता है, रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वो हमको प्रभावित करता है, हमारे पहनावा ओढ़ावा, खान पान को लेकर, उठने बैठने, सोने जागने, चलने फिरने, हमारे बात व्यवहार तक को प्रभावित करता है। मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो वैसे वो भी करता है हमारे साथ। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशु, खाद्य पौधों पर आश्रित था। जो आदिम समाज था हमारा, वो कैसे था, अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों पर आश्रित था। मतलब जो आदिम समाज हुआ करता था वो प्रकृति के साथ एक सहसंबंध वाली प्रक्रिया को अपनाता था, है ना। मानव और प्रकृति कैसे होते थे, सहसंबंधी होते थे, है ना। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते अपना आहार उत्पादन शुरू किया। हमने अपने भोजन की आदतों, वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण साथ अनुकूलन, उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है ना। ये हमें याद रखना है। भूगोल के एक छात्र के रूप में प्राकृतिक संसाधन क्या है, आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता देखने को मिलती है। भूगोल के छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने, समय स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता भी प्रदान करता है। कौन करता है, भूगोल। भूगोल आपको क्या करता है, विविधता, वहां की विविधता को समझने, समय और स्थान के संदर्भ में उन विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उनकी खोज करने की क्षमता भी प्रदान करता है भूगोल। इससे अपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है।
ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। यस सर। हाँ, यस सर। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे, भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास और पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। यहाँ पर्वत, पहाड़, घाटी, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्णावधि में मानव द्वारा सृजित ग्राम, नगर, सड़क, रेल, पत्तन, बाजार, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। ऊपर जो भिन्नताएं हम देख रहे हैं वो क्यों है भिन्नताएं? तो वो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षण जो हैं उनके मध्य संबंधों को समझने का संकेत है। हमको पता रहेगा ना कि अगर ये पर्वत है, पहाड़, नदी, झील, समुद्र, तालाब, रेगिस्तान, उजाड़ क्षेत्र, वन क्षेत्र, जैसा भी क्षेत्र है, गांव है, नगर है, सड़क है, रेल, पत्तन, बाजार, मानव जनित अन्य कुछ और भी चीज है, ये जो भिन्नताएं नजर आ रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य जो संबंध हैं उनको जानने में मदद भी करते हैं। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न की भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ये चीज तो भूगोल क्या सिर्फ पृथ्वी का वर्णन है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी चीजें दिख रही हैं, अंदर में जो कुछ चीजें पाई जाती, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन सबका अध्ययन भूगोल करता है। तो जाहिर सी बात है भूगोल उन सभी का अध्ययन करेगा। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एक ग्रीक विद्वान है जिनका नाम है इरेटास्थनीज। जो इरेटास्थनीज है ना, ये भूगोलवेत्ता तो है ही है, भूगोलवेत्ता के साथ साथ गणितज्ञ भी है। गणितज्ञ भी है ये, ठीक है, ये हमें याद रखना है। खगोलविद भी है ये, ठीक है, भूगोलवेत्ता भी है, गणितज्ञ भी है, खगोलविद भी है भाई। जियोग्राफिका सर पूछता है एग्जाम में। जियोग्राफिका इसकी किताब का नाम इनकी, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द हैं जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। मतलब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वथा मानव के आवास के रूप में देखा गया और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को क्या कहते हैं? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। मानव जहां पे रहता है वो है पृथ्वी। आप इस तथ्य से तो परिचित हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है और पृथ्वी भी बहुआयामी है। पृथ्वी भी बहुआयामी होती है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान कौन से भाई? प्राकृतिक विज्ञान अनेक अगर देखेंगे तो इसमें भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान में उसकी लवणता, उसकी धाराएं, उसकी धाराओं की चाल, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, उनकी जैव विविधता, उनकी पारिस्थितिक तंत्र, उनमें पाए जाने वाले खनिज तंत्र, उन सब का अध्ययन होगा। फिर समुद्र विज्ञान में सब कुछ देखेंगे, तूफान का वाता, चक्रवात का वाता, सुनामी क्या होती है वो सब देखेंगे। वनस्पति शास्त्र, वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन होगा। जीवन विज्ञान, जीव से संबंधित। मौसम विज्ञान, मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं, कैसा कौन सा मौसम है, क्या होता है इसमें, कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ ज्यादा बारिश, कहाँ कम बारिश, कहाँ वाष्पीकरण ज्यादा, कहाँ संघनन होगा, कहाँ बारिश हो, कहीं सूखा पड़ेगा, ये चीजें इसके अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। उसके अलावा कई सारे सह विज्ञान हैं। ये तो क्या है, ये जो आपके अभी हमने भौमिकी, मृदा, समुद्र, वनस्पति, जीवन और मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ा, ये तो भूगोल के एक शाखा के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमने देखे ये तो एक शाखा के रूप में है। उसके साथ साथ जो एक सह विज्ञान के रूप में होते हैं उनके बारे में जैसे देखें तो सह विज्ञान क्या होते हैं, तो इसमें अर्थशास्त्र सह विज्ञान के रूप में होता है, इतिहास सह विज्ञान के रूप में काम करता है, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान, ये सभी क्या होगा सर? धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं।
कहीं का इतिहास अगर जानना है तो आपको वहाँ का भूगोल पता होना चाहिए। कहीं का समाजशास्त्र अगर पढ़ना, उनकी सामाजिक बनावट के बारे में जानना है, उनकी सामाजिक परिस्थिति के बारे में जानना है, उनके सामाजिक परिवेश के बारे में जानना है, वो लोग कैसे रहते होंगे, उनका क्या कल्चर होगा, उनका खान पान वेशभूषा कैसा होगा, अगर ये सारी चीजें जाननी है तो पहले भूगोल जानना पड़ेगा। भूगोल के अंतर्गत इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, या भूगोल को जान जाएंगे तो हमें समाजशास्त्र वहां का पता चल जाएगा। राजनीति विज्ञान हमने आपको पहले बता दिया, मतलब ये सब है। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र से भिन्न भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध भी है। देखो, विषय वस्तु और विधि तंत्र में तो अलग है भूगोल, लेकिन अन्य विषयों के साथ इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। सूचना प्राप्त करता है किससे? प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना इकट्ठा करता है, फिर क्या करता है? उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक वातावरण भिन्नता दिखाई पड़ती है, अनेक तत्वों में समानता, कई में असमानता है, अतः भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। मतलब भूगोल को हम क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करना। भूगोल को हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। मतलब एक भूगोलवेत्ता का काम क्या है? एक भूगोलवेत्ता का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो धरातल पर पाई जाने वाली भिन्नताएं हैं उसका अध्ययन करें, बल्कि एक भूगोलवेत्ता का काम यह भी है, ये जो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नता है उसका कारण क्या है उसका भी अध्ययन करें। मतलब भूगोलवेत्ता धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं के साथ साथ उन विभिन्नताओं के कारणों का भी अध्ययन करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। फसलों के उत्पादन, फसलों की उत्पादकता में जो अंतर दिख रहा है वो उनके भौगोलिक अंतर के हिसाब से ही ना होगा। कहीं पर मक्का ज्यादा उग रहा है, कहीं पर गेहूं, चावल, धान, गन्ना ये सब उगाया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? सोयाबीन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है? यूपी बिहार में क्यों नहीं अपने उपजा लेते हम लोग? बात सही है ना? जी सर। तो वो वहां की जलवायु उसके अनुकूल होगी, वहां की मिट्टी उसके अनुकूल होगी, है ना? वहां के बाजार में उसकी मांग भी और लोगों की अपनी क्षमता हो सकता है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। मतलब भूगोल की दिलचस्पी किसमें होती है? किसी एक तत्व का अध्ययन करने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, दो से अधिक या फिर एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण के संबंधों का अध्ययन करने में है भूगोल की दिलचस्पी। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि ये केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता बल्कि तथ्य के पूर्वानुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है ना? ये हमें याद रखना है। भौतिक तथा मानववादी दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य होते हैं वो स्थैतिक नहीं, मतलब स्थायी नहीं है, बल्कि वो क्या होते हैं भैया? गत्यात्मक होते हैं। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं वो क्या हैं? गत्यात्मक। वो सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। गत्यात्मकता का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन किससे होगा? मानव और प्रकृति के बीच जो एक संबंध है, प्रतिक्रियात्मक संबंध जो देखने को मिल रहा है, उसके मामले में गत्यात्मकता देखने को मिलती है। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था। अब ऐसा नहीं। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। आप अगर देखें आज के समय में तो भूगोल क्या हो गया? एक अंतर प्रक्रिया के संबंधों का अध्ययन है। आज के समय में भूगोल कैसा है? अंतर प्रक्रिया के संबंधों का अध्ययन है। किसकी अंतर प्रक्रिया है? मानव और प्रकृति के बीच। ठीक है ना? मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है, प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता भी है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। जितनी तीव्रता के साथ हम प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, प्रकृति भी उतनी ही तीव्रता के साथ हमको प्रभावित कर रही है।
ठीक है। इसकी छाप उसके वस्त्र पर, आवास पर, व्यवसाय आदि पर देखा जा सकता है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन, एडाप्टेशन, समझौता, अनुकूलन, एडाप्टेशन या फिर अपरिवर्तन, अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। मतलब मानव ने जो प्रकृति के साथ समझौता किया है वो कैसे किया? अनुकूलन के माध्यम से। आज मनुष्य ने अपने आप को उस प्रकृति के हिसाब से ढाल दिया, या फिर मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसने क्या किया है? समझौता किया। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। जो कुछ भी उस पर बंधन है, भौतिक पर्यावरण के द्वारा जो कसे हुए बंधन उस पर लगे हुए थे, उनको क्या किया? उनको भी थोड़ा बहुत मतलब उसमें भी बदलाव करके करने में वो सक्षम हो चुका है। ये तकनीकी विकास की देन है। ठीक है। तकनीकी के क्रमशः तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर, तकनीकी ने क्या किया है? श्रम की कठोरता को कम किया है। श्रम क्षमता को बढ़ाया है। मतलब श्रम की कठोरता को तो तकनीकी विकास ने कम किया है, लेकिन श्रम क्षमता को बढ़ाया भी है और अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर भी दिया। तकनीकी विकास ने क्या क्या किया? मानव के लिए श्रम की कठोरता को कम किया। श्रम की कठोरता को ही कम नहीं किया बल्कि श्रम की क्षमता को भी बढ़ा दिया। अवकाश का प्रावधान किया। अवकाश जब मिला तो आदमी ने खाली समय में कुछ अपने जो अधिक जरूरतों की चीजें रहीं उनको भी पूरा करने का प्रयास किया। उससे उत्पादन के पैमाने, श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। जो तकनीकी विकास हुआ उसके मामले में उत्पादन के पैमाने में भी और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि देखी गई है। ठीक है। भौतिक वातावरण और मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, भूगोल क्या होता है, ये हमको पता चल गया है ना। ठीक है। भूगोल का इतिहास के साथ सह संबंध जितना है उतना ही समाजशास्त्र के साथ भी है, उतना ही राजनीति विज्ञान के साथ भी है ना। और जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पृथ्वी पर नजर आती हैं उन सब का अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में, उन विभिन्नताओं का कारण क्या है वो बताने में हमारी मदद कौन करता है? तो भूगोल करता है। ठीक है। याद रखना, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि बनाए तो मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन भी हुआ है। मतलब प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो चीजें उपलब्ध रहीं हमने उनका यूज करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कर लिया, है ना। यही काम हुआ है। तकनीकी विकास ने क्या किया? उसने मानवीय आवश्यकताओं की अवस्था को एक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। मानवीकृत प्रकृति, प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव, ये क्या है? अंतर प्रक्रियात्मक संबंध है प्रकृति और मानव के बीच में, बता रहा है। परिवहन और संचार के साधनों के जाल पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है, क्योंकि भूगोल भी एक सामाजिक विज्ञान है ना। तो ये जो क्षेत्रीय समाकलन देखने को मिलते हैं, जो क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला तो ये कि क्या है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या है भूगोल? क्या है ये पेन? क्या है वो? क्या है? कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। कुछ तो ये हैं कि जो पृथ्वी पर धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, वो क्या से संबंधित होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं और उनका शुरुआत होता है कहाँ, वो कहाँ से संबद्ध होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण स्थिति को ध्यान में रखा गया है। जैसे
कहीं पर आप देखेंगे खनिज संसाधन की अधिकता, कहीं पर ज़्यादा गर्मी, कहीं पर ठंडी बहुत अधिक, कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र, कहीं पर मैदानी क्षेत्र, कहीं पर पहाड़ी पठारी क्षेत्र, कहीं पर उपजाऊ मैदान, तो कहीं पर नदियों का जाल, कहीं पर नदियों में भरा भरा पानी, नदियों में बाढ़, कहीं पर नदियां सूखी सी लगती हैं। ऐसा क्यों है? और वो नदी कहाँ पर स्थित है, वो मैदान कहाँ पर स्थित है, ये भी तो निर्भर करेगा। तो उसके लिए भूगोल की जरूरत पड़ती है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर हमें इस तरीके से मिलता है। ध्यान रखें, इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ है इससे संबंधित सूचनाएं, सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। मतलब तीसरा जो प्रश्न है, जब वो जुड़ गया साथ में भूगोल के, तब बन गया भूगोल एक वैज्ञानिक विषय। तीसरा प्रश्न, या फिर तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का पक्ष है क्यों, पर्वत क्यों है यहाँ पे, पहाड़ यहाँ पे क्यों है, पठार ही क्यों है यहाँ पे मैदान क्यों है, यहाँ पे झील समुद्र क्यों है, क्यों है ये सब, ये खनिज संसाधन ही यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं था। ये क्यों वाला जो प्रश्न है, क्योंकि ये आपको एक तार्किकता के माहौल में लेके चलता है, तार्किकता के माहौल में लाता है। और तार्किकता मतलब वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विचार को जन्म देता है। क्यों जैसा जो शब्द है वो वैज्ञानिक विचारों को जन्म देने वाला है। तो वैज्ञानिक विषय तब तक नहीं बना था भूगोल, जब तक क्यों वाला प्रश्न नहीं उठा था। ठीक है। भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है और स्थानिक विशेषताओं गुणों का विवेचन भी करता है। ये क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते उनका स्पष्टीकरण भी देता है। ये मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य और अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। मतलब मानव और भौतिक वातावरण, इनके बीच में जो गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया देखी जा रही है, उससे उपजे हुए जो तथ्य हैं उनके बीच में साहचर्य और अंतर संबंध का विश्लेषण करता है भूगोल, क्योंकि वो एक विषय भी है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, सिंथेसिस, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है, होलिस्टिक होती है। जो इसके उपागम की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, समग्रात्मक होती है। ठीक है। यह इस तथ्य पर को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, पूरा विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हुई हैं। परिवहन का बेहतर साधन हुआ है और जो हमारे अंदर गम्यता देखने को मिल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, दूरियों में कमी देखने को मिलती है। श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडिया और सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण और परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए। किसने? तकनीकी ने क्या किया है, प्राकृतिक तथ्य, आर्थिक सामाजिक प्राचल के निरीक्षण परीक्षण के बेहतर अवसर दिए। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। प्राकृतिक हो या सामाजिक, जितने भी प्रकार के विज्ञान, उनका मूल उद्देश्य क्या है, यथार्थता को ज्ञात करना। तो भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायता करता है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कब होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम कब होती है? हवा कितनी स्पीड में कहाँ चलेगी? हवा, वायु की गति पढ़ते हैं ना, साइंस में ही ना पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, भूगोल का भी विषय है। जीव विज्ञान नहीं, भूगोल ही ना बताता है कि पहाड़ी बकरी पहाड़ में ही रहने की क्यों है, वो मैदान में क्यों नहीं रह सकती। साइंस में भी पढ़ते हैं पहाड़ी बकरी का पांव मजबूत होता है, उसका वहाँ की अनुकूलनशीलता है, इसलिए वहाँ रह सकती है। मैदान क्षेत्र में उसके लिए अनुकूलनशीलता नहीं पाई जाती, इसलिए वो नहीं रह सकती। विज्ञान का पता तो भूगोल से ही लगता है ना, तो इसमें कोई डिफरेंस। भूकंप की प्रक्रिया होती है, भूकंप कैसे कैसे आता है, कितनी स्पीड में आता है। स्पीड देखो फिर से आगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, घनत्व, प्रेशर, है ना, फिर लावा, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी में क्या क्या निकल रहा है वो सब साइंस में पाए जाते हैं, चाहे वो जलवाष्प निकल रहा हो, चाहे राख निकल रही हो, चाहे कुछ और निकले।
ठीक है, तो ध्यान रखना। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता, बल्कि उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलविद्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। हमने कल बताया था, भूगोलविद्ता का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो ये पता करे कि पृथ्वी पर कहाँ क्या है। पृथ्वी पर मैदान, नदी, झील, समुद्र, पहाड़, पठार, मरुस्थल सब कुछ है। यही इतना काम नहीं है, उसका काम यह भी है कि इन सब का कारण क्या है, इन सब में क्या क्या पाया जाता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका भी अध्ययन करना है, भूगोलविद्ता का काम। ठीक है, याद रखना। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। कौन? क्षेत्रीय विस्तार। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। परंपरागत जो युद्ध में बड़े आकार वाले देश थे उनकी बात हो रही है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। आप किसकी व्याख्या करना चाहते हैं? पहले वर्ल्ड वॉर का, पहला विश्व युद्ध का या दूसरा विश्व युद्ध का? जिसका भी आप करना चाहते हैं आपको पता हो जाना चाहिए, आपको पता करना भी पड़ेगा कि उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। कोल्ड वॉर की बात करना चाहते हैं, चलो ठीक है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट भी रहा। क्यूबा कहाँ पे है उसकी भी स्थिति पता होनी चाहिए। अगर क्यूबा जहां पर है वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पे क्या क्या हो सकता है, कैसी मिट्टी होगी, कौन सी वनस्पति, कौन सा जीव पाया जाता है, कौन सा समुद्र है, पानी कैसा होता होगा, वहां का खनिज संसाधन क्या है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनके रहने के तौर तरीके, विचार विमर्श, उनके विचार सोच विचार कैसे होंगे, वो सारी चीजें हमको जानने की जरूरत पड़ेगी। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं और प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। हिमालय पार किया जा सकता है क्या? मुश्किल है, नामुमकिन भी बोल सकते हैं, है ना? जी सर। हाँ जी सर प्रवचकों को लेकिन हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे, उनकी सहायता से मध्य एशिया से हमारे संपर्क बने, हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए, हमारा व्यापार भी फला फूला। ऐसा नहीं सिर्फ आक्रमणकारी आए मार काट करके गए हैं, वहाँ से हमारे व्यापार भी फले फूले, हमारे सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर रहे हैं उनमें भी आप देखेंगे तो कई सारे मिक्सअप देखने को मिलते हैं। हमारे कल्चर में कितना सारा विकास हुआ वो भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, समुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका से बताया नहीं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौसंचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। किसने? नौ संचालन ने, नेविगेशन सिस्टम ने, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिल गई, गति मिल गई। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक भौगोलिक और समय के साथ परिवर्तित होता है, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के परिप्रेक्ष्य उनकी व्याख्या की जा सकती है, समय के परिप्रेक्ष्य उसकी व्याख्या की जा सकती है। भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। जो अनेक भौगोलिक तत्व हैं वो विभिन्न संसाधनों के द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए अस्थान बा स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है आ और बा से बा स्थान से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो आ और बा के बीच में 2 घंटे की दूरी है। अगर या फिर 17 घंटा दूर है अगर हम तीव्रगामी रेल से यात्रा करेंगे। इसी कारण समय और भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र 1.1 विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। कौन कौन से 2 खंड हैं? भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है भूगोल और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की अंतःपृष्ठीय है, अंतरापृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंध। जो परंपरागत भौतिक भूगोल है वो भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भूआकृति विज्ञान
जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त कर रहे हैं? इन्हीं विषयों से। ठीक है, जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। जो जैव भूगोल है, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान से। क्यों? क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। स्थैतिक निकेत क्या है? मतलब आवास तो स्थायी है, लेकिन कई तरह का है। जंगल क्षेत्र में भी रहने वाले लोग हैं, शहरों में, गांव में भी रहने वाले, नदी किनारे, नदी से ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी रहने वाले, समुद्र के किनारे, समुद्र से भी दूर रहने वाले लोग रहते, पहाड़ों पठारों में भी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, है ना? ध्यान रखना। एक भूगोलवेत्ता को गणित, कला, विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। जो भूगोलवेत्ता है ना, उसको 3 चीजों में ज्यादा निपुण होना चाहिए: गणित में, कला में और मानचित्र रेखांकन में। ये बात याद रखनी चाहिए। भूगोल एक खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा है, जो अक्षांश और देशांतर का वितरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार बहुत भू आब है। ये प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आब, जियोइड। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है। भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो 2 आयामी प्रदर्शन होता है। भू आब को 2 आयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। भू आब को 2 आयामी में परिवर्तित करने का समाधान आपको कहाँ मिल सकता है? तो वो मिल सकता है कहाँ पर? लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से। रेखात्मक और परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी, अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की जरूरत होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, मानस, मानचित्र, मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता जरूरी है। किसके किसके लिए कला में निपुणता जरूरी है? मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए गए खाका, मानस, मानचित्र, कला में निपुणता इनके लिए जरूरी है। भूगोल और सामाजिक विज्ञान। पृथ्वी के आकार को क्या क्या बोलते हैं? भूआब। भूआब बोलते हैं, लघ्वाक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। तो रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता, जो उस विषय के लिए मूलाधार होता। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृभाषा के रूप में, मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। भौगोलिक चिंतन का इतिहास इसीलिए मातृशाखा के रूप में सब जगह पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं भी मिलती हैं। एक दूसरे में कनेक्ट होने का मतलब है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल जहां का सामाजिक परिवेश जिस तरीके से होगा, वहां के राजनीतिक परिवेश भी वैसा ही बनेगा, है ना? क्योंकि उसकी भौगोलिक अवस्थिति भी उसको निर्धारित करने वाली है। साथ ही साथ समाज के हिसाब से ही, वहां के समाज के हिसाब से ही उनके इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र, जो क्या आर्थिक भूगोल है, वो भी उन्हीं पर निर्भर करेगा। उनके समाज की बनावट कैसी है। जनसंख्या, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, इन सब का मतलब एक दूसरे से आपस में ही संबंध है ना? याद रखना। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता जैसे उत्पादन है, विवरण है, विनियमन है, उपभोग का विवेचन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? उत्पादन है, वितरण है, विनियमन और उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं, ये देख सकते हैं, भू विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, मतलब ये है भूगोल के सारे क्षेत्र। ठीक है, याद रखना।
में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतः वहां आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ये अध्ययन के विधि तंत्र उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विद्वानों से अलग भी करता है, अन्य विषयों से अलग करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। ठीक है, भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं का के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये बात कि भूगोल जो है ना किसी व्यष्टिपरक सूचना के बहाव का अवरोध नहीं करता है। ये भूगोल की शाखाएं हैं। ठीक है, भूगोल के दो उपागम हैं, दो प्रमुख कौन कौन से, तो विषय वस्तुगत क्रमबद्ध जिसको हम बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं प्रादेशिक। ठीक है, तो विषय वस्तुगत के मतलब एक उपागम है जो सामान्य भूगोल जैसा होता है। इसके जो विद्वान हैं जर्मन भूगोलवेत्ता हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका नाम है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास किसने किया, तो हम्बोल्ट रिटर के समकालीन हैं और जर्मन भूगोलवेत्ता ये भी हैं, नाम है कार्ल रिटर। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व भर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विश्वतरेखी सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन, मानसूनी वन, इनकी पहचान होगी, फिर उनका विवेचन होगा, फिर उनका सीमांकन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बताने का ये प्रयास है कि अगर मान लीजिए कि किसी को किसी एक उपागम पे चर्चा करनी है, मान लीजिए किसी ने वनस्पति क्षेत्र पर ही चर्चा करनी किसी को, तो क्या करता है, पहले तो भाई वो अध्ययन करेगा कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहीं पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कहीं पर नम पर्णपाती वन, कहीं पर सदाबहार वन, कहीं पर कटीली झाड़ियां, कहीं पर पहाड़ी वनस्पतियां, मतलब ऐसे। अब वो पाई जाती हैं, फिर उनको उनका एक मतलब उनकी विवेचना भी बताना पड़ेगा, यहाँ यहाँ क्यों पाई जा रही है, फिर उनको सीमांकित भी किया जाएगा, इस क्षेत्र में ये वाली, इस क्षेत्र में ये वाली, इस क्षेत्र में ये वाली, ऐसे मिलेंगे। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। जो प्रादेशिक उपागम होता है वो क्या करता है, विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर पर प्रदेशों में बांटा जाता है। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जो विषयगत क्रमबद्ध जो भूगोल है उसका मतलब है ना कि ओवरऑल कहाँ क्या कितना मिल रहा है, उसका अध्ययन होगा। प्रादेशिक का मतलब क्या हुआ, प्रादेशिक का मतलब ही क्षेत्रीय होता है ना। तो किसी एक क्षेत्र विशेष की बात होगी, यहाँ पे उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक अध्ययन की बात की जाएगी। यहाँ पे बात समझे? यस सर। ठीक। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक, निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद द्विधा जिसको बोलते हैं, अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। द्वैतवाद किस पे निर्भर करता है, तो अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकृत भाग है तो वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान किया है। अतः मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार कौन कौन से हैं, भौतिक भूगोल विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर है भौतिक भूगोल। इसमें आप भूआकृति विज्ञान भी देख सकते हैं, जलवायु विज्ञान देख सकते हैं, और जलवायु विज्ञान जल विज्ञान भी आप देख सकते हैं, मृदा भूगोल भी देख सकते हैं। दूसरा आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल से संबंधित किन किन चीजों का अध्ययन मानव भूगोल में करेंगे, तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन होगा। इसमें समाज, इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, समाज के योगदान से निर्मित संस्कृति तत्वों का अध्ययन होगा। फिर जनसंख्या अधिवास भूगोल का भी अध्ययन किया जाएगा मानव भूगोल में। ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास और व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाता है। आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन इसमें होगा। ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल,
जीव भूगोल। जीव भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का उदय हुआ। इसके अंतर्गत कुछ शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल में क्या क्या आता है? जीव भूगोल खुद आएगा, जिसमें पशु, उनके निवास क्षेत्र पूछा गया पेपर में, उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। फिर आता वनस्पति भूगोल, जो प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। फिर आता पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान क्या है भाई? इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर आता है पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, पर्यावरण समस्या क्या क्या है? भूमि ह्रास है, प्रदूषण है, संरक्षण है, संरक्षण की चिंता, इनका अनुभव किया, जिसके अध्ययन हेतु एक इस शाखा का विकास हुआ है, पर्यावरण भूगोल। अब आएगा प्रादेशिक उपागम पर आधारित। यहां पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने चार्ट बना के दे रखा है, दिख रहा है, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। देखो, भौतिक भूगोल, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि और तकनीक, मानव भूगोल। अगर आप सिद्धांत दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट, भौगोलिक चिंतन नजर आएगा, मानव पारिस्थितिक नजर आएगा, भू और मानव पारस्परिक क्रिया का। विधि और तकनीक में बात करें, मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीक, भू सूचना। भू सूचना में भी 3 तरीके कौन कौन से अपनाए जाते हैं? GIS अपनाया जाता है, GPS अपनाया जाता है, LIS भी अपनाया जाता है। ये हमें याद रखने, याद हो जाएंगे। अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल क्या होता है? अब अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसकी एक शाखा के बारे में पढ़ा था, भौतिक। भौतिक में हमने देखा जलवायु विज्ञान है, भूआकृति विज्ञान है, जल विज्ञान है, मृदा भूगोल है, ये 4 पार्ट्स है इसके। मानव में देखेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, बस्ती, आर्थिक, ये देखेंगे। और इसी में ऐतिहासिक भी आता है, राजनैतिक भी आता है। ठीक है। अब जनसंख्या और बस्ती में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो कृषि है ना, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार और संरचना और सेवा, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम अंतरापृष्ठ जीव भूगोल की बात करते हैं तो इसमें हम 4 पार्ट्स देखते हैं, पारिस्थितिकी भी देख लेते हैं, पादप भूगोल भी देखते हैं, प्राणी भूगोल भी देखते हैं, पर्यावरण भूगोल भी हम देखते हैं। ओके। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय अध्ययन पहला। दूसरा इसमें देख लेंगे तो ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर देखें भूगोल की शाखाएं तो ये हमें याद रखने भाई, ये हमें याद रखने हैं, तो हमें ये चीजें याद रखनी है। भूगोल की शाखाएं, प्रादेशिक उपागम के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन में स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। स्थूल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बड़ा ही रहेगा भाई। प्रादेशिक योजना में देश या ग्रामीण योजना होगी, दूसरी शहरी योजना रहेगी। अब यहाँ पे दर्शन देखा जाए, ये जो यहाँ पे उभयनिष्ठ, सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ होते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे दर्शन में देखा जाए तो भौगोलिक चिंतन है, भूमि और मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी है, विधि तंत्र और तकनीक के माध्यम से क्या काम है? सामान्य और संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, क्षेत्र का सर्वेक्षण कितने तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से करना है, कौन सा तरीका अपनाया जाए। फिर भू सूचना विज्ञान तकनीकी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र, GPS। ठीक है। उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया और पढ़ाया जाता, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र, नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। ओके, मतलब कोई भी विषय हो उसके लिए क्या बाध्यता होती है?
कि वो एक नई सोच के साथ, नई समस्या, नए विधि तंत्र, नई तकनीकों के साथ अग्रसर होते रहना चाहिए। मतलब जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब वो संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई। हस्त निर्मित मानव संगणक निर्मित में आ गई। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला। वैश्विक स्थितीय तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के सुविधाजनक उपकरण हो गया है, ये याद रखने की जरूरत है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है? पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भूमंडल मतलब भूआकृति, प्रवाह, उच्चावच, फिर उसके बाद वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम, जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। फिर जलमंडल में क्या देखेंगे? समुद्र है, सागर, झील है, जल परिमंडल से संबद्ध तत्व। फिर जैवमंडल मतलब जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव, उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और पारिस्थितिक संतुलन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं और वे मूल, चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया, कालावधि पर निर्भर भी करती हैं। जो मिट्टियां होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो मूल, चट्टान पर, वहां की जलवायु, जैविक प्रक्रिया, कालावधि पर। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है, मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है ना। कालावधि, कालावधि का क्या प्रभाव मिट्टियों के लिए? वो मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है और मृदा पार्श्विका मतलब प्रोफाइल के विकास में सहायक भी होती है। ये मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। भू-आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न करता है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चरागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। और जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। पर्वत, चरागाह, वन, पर्यटक स्थलों के आधार निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं, जो पर्वत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित कर देते हैं। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जलवायु का हमारे घर की बनावट, खान पान, पहनाव ओढ़ाव तक पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ उससे कृषि के सस्यन जो प्रक्रिया होती है, हमारे पशुपालन का जो तरीका होता है, वो सब भी, वहां की वनस्पति भी प्रभावित होती है। इसी बारिश के जलवायु के आधार पर ही तो हम बताते हैं हमारी जो कोई शुष्क पर्णपाती वन है, कोई आर्द्र पर्णपाती वन है, यही सब बताते हैं ना हम लोग। कोई सदाबहार वन है, कोई मरुस्थलीय कटीले वन है, कोई पर्वतीय वन है, यही सब चीजें तो जलवायु के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। जैसे वातानुकूलक, एयर कंडीशनर, वायु शीतक, ये सब क्या है? वातानुकूलक मतलब एयर कंडीशन, और वायु शीतक ये सब क्या है? जलवायु को अपरिवर्तित करने वाले तत्व हैं। जलवायु को अपरिवर्तित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो इनमें से अगर पूछा जाए तो 1 2 3 4 ऑप्शन देकर ABCD भी बोला जाए तो इसमें ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, इतना हमको पता होना चाहिए। तापमान और वर्षा वनों का घनत्व घास प्रदेशों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जो तापमान वर्षा होती है वो क्या करती है? ये वनों के घनत्व के साथ साथ घास प्रदेशों की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करती है। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर एक्विफर को पुनरावेशित कर कृषि तथा घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती। कौन? वर्षा और भूमिगत जल धारक जो प्रस्तर होते हैं। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वो मछली या समुद्री भोजन के अलावा खनिजों के दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स समुद्री तल से एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली। मृदा एक नवीकरणीय, ये बात याद रखना जरूर, नवीकरणीय या पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। तो क्या मृदा ऐसा कर सकती है कृषि को प्रभावित? तो बिल्कुल करती भाई, मृदा ही तो है। तो कहीं पर चावल को उगाया जाता है, कहीं पर गेहूं, कहीं पर धान नहीं कपास, तो कहीं पर मूंगफली, कहीं पर को वो क्या बोलते हैं सोयाबीन, तो कहीं पर मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहन, तिलहन, है ना, चाय, कॉफी,
काजू। सर ये रागी क्या होता है? अलग अलग क्षेत्रों में ही ये फसलें होती रहती हैं। जो अनेक आर्थिक क्रिया कृषि को प्रभावित। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित और संस्कृति से प्रेरित होती है। मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कैसी है? प्रकृति से निर्धारित होती है और संस्कृति से प्रेरित होती है। तो भाई उर्वरता प्रकृति से निर्धारित होती है और संस्कृति से प्रेरित होती है। निर्धारित किससे, प्रेरित किससे? मृदा पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। ध्यान रखना ये बात। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण मानव के मध्य संबंधों को समझना जरूरी है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। मतलब जो भौतिक पर्यावरण है वो संसाधन प्रदान करता है और मनुष्य क्या करता है? उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है। मतलब जहां पर्यावरण संसाधन उपलब्ध करवा रहा है वहीं हम उन्हीं संसाधनों का यूज करके अपने आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक विकास को बढ़ावा भी देते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान जरूरी है। मतलब अगर आपको सतत विकास को आगे बढ़ाना है, सतत विकास को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, तो भैया उसके लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी मिट्टी, जो आप जिस खेत में जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी कितनी उर्वर होगी, कितनी नमी की जरूरत है, कितनी सिंचाई चाहिए, कितना बीज, कितना उर्वरक चाहिए, कितनी गहरी जुताई होनी चाहिए, कब जुताई करनी चाहिए, कब उसको कैसे किस प्रकार से वहाँ खेती करनी, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं अगर आपको ये तक नहीं पता है, तो फिर आप वहाँ की मिट्टी को, उर्वर मिट्टी को निम्नीकरण के साथ साथ धीरे धीरे करते उसको बंजर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि वहां के भौतिक वातावरण के बारे में आपको पता रहे। भूगोल क्या भाई? भूगोल का उद्देश्य है धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। रिचर्ड हार्टसॉन महोदय ने कहा है। अल्फ्रेड हैटनर ने क्या कहा? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी पर धरातल पर भिन्नता देखने को मिल रही है, उसका कारण क्या है? तो भिन्नता के साथ साथ कारणों का भी अध्ययन करने का काम भूगोल का ही है। भिन्नता और उसके कारण पता करने हैं तो उसके लिए भूगोल की जरूरत पड़ेगी। भूगोल उसी का बात का अध्ययन करता है। यही बात इन्होंने अल्फ्रेड हैटनर महोदय ने बोली है।